स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ सैकड़ों प्रवासी पक्षी काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य में पहुंचने लगे हैं। बता दें कि काजूवेली तमिलनाडु की पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य और आर्द्रभूमि है। यह पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पर प्रमुख आर्द्रभूमियों में से एक है। इसे वर्ष 2021 में राज्य के 16वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तमिलनाडु की 141 प्रमुख आर्द्रभूमियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त काजूवेली अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखती है और रामसर साइट के लिए संभावित उम्मीदवार है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। पीएम स्वनिधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इसका एक उद्देश्य 10,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नासिक की एक महिला लाभार्थी ने पीएम स्वनिधि की योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो पूरी तरह से आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए कथन 1 सही है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं 10,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, इसलिए कथन 2 सही है। नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना। यह योजना उपरोक्त उद्देश्यों के साथ स्ट्रीट वेंडरों को औपचारिक रूप देने के लिए शुरू हुई है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु नए अवसर खोलेगी। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए कॉर्पोरेट टैक्स, बी उपहार टैक्स, सी वेल्थ टैक्स या डी एक्सरसाइज ड्यूटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक्सरसाइज ड्यूटी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से नवंबर 2023 के लिए सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान का 58.34% यानी 10.6 लाख करोड़ रुपए रहा। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कर किसी की आय और मुनाफे पर लगाया जाता है और सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसमें यदि कोई सामान और सेवाओं की खरीदारी करता है तो इसका भुगतान सरकार को किया जाता है। प्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि हैं, जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर हैं सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, केंद्रीय कर, वस्तु एवं सेवा कर आदि, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और औद्योगिक आपदाओं को रोकने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के जवाब में यह अधिनियम लागू किया गया था। 2. इसके तहत सरकार के पास उत्सर्जन और अपशिष्टों के लिए मानक निर्धारित करने और औद्योगिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है। 3. यह विशेष रूप से वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित कानून है जो प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान नहीं देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया है। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक व्यापक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन के लिए मानक स्थापित करने और औद्योगिक प्रक्रियाओं और संचालन को विनियमित करने का अधिकार देता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह एक व्यापक कानून है जो प्रदूषण नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है और यह वन्यजीव संरक्षण तक सीमित नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही आयुष्मान भव पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ए आयुष मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भव अभियान पर एक अपडेट प्रदान किया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भव हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की संतृप्ति कवरेज सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग, अन्य सरकारी विभागों और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित निकायों के समन्वय से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कंठमाला रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। 2. इसे आमतौर पर कान के पास स्थित पैरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन पैदा करने के लिए जाना जाता है। 3. इसे टीके के माध्यम से रोका जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक हालिया खबर के मुताबिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में बच्चों में कंठमाला के मामले बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, श्वसन प्रणाली को नहीं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह बीमारी वास्तव में पैरोटिड लार ग्रंथियों की सूजन से जुड़ी होती है जो कान के पास स्थित होती है, इसलिए कथन 2 सही है। टीकाकरण के माध्यम से कंठमाला की रोकथाम संभव है, इसलिए कथन 3 सही है। इसका टीका अक्सर खसरा और रूबेला के टीकों के साथ संयोजन में लगाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? ए जकार्ता, बी कुआलालंपुर, सी मनीला, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नई दिल्ली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नई दिल्ली में आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन आसियान में भारतीय मिशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप इस उत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और बाजरा एवं बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। इसमें भारत और कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि जैसे आसियान देशों की भागीदारी देखी गई। इस महोत्सव ने बाजरा जैसी पौष्टिक और जलवायु लचीली फसलों के अधिक उत्पादन और खपत के लिए भारत के प्रयास को रेखांकित किया, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें विशेष रूप से लाभ कमाने वाले निगमों के शेयरों के व्यापार के लिए डिजाइन किया गया है। 2. इसका उद्देश्य धन उगाही के लिए एक पारदर्शी मंच प्रदान करके सामाजिक उद्यमों और प्रभावशाली निवेशकों के बीच अंतर को पाटना है। 3. यह गैर लाभकारी सहित सामाजिक उद्यमों को ऋण उपकरणों और इक्विटी के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में उन्नति फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई। बता दें कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाभ कमाने वाले निगमों के शेयरों के व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें प्रमुख रूप से सामाजिक उद्यमों और गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इनका एक प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक उद्यमों को प्रभावशाली निवेशकों से जोड़ना है। यह सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए धन जुटाने की सुविधा के लिए एक पारदर्शी और विनियमित मंच प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह गैर लाभकारी संगठनों सहित सामाजिक उद्यमों को ऋण और इक्विटी जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है। इससे उनके धन उगाहने के रास्ते व्यापक हो जाते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बाराकुडा किससे संबंधित है? ए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रक्षेपण यान, बी एक सौर इलेक्ट्रिक नाव, सी डीआरडीओ की एक नई मिसाइल, या डी हरियाणा में एक उत्खनन स्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एक सौर इलेक्ट्रिक नाव। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अलापुझा में औपचारिक रूप से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को लॉन्च किया गया। इसका नाम बाराकुडा मछली के नाम पर रखा गया है। यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट द्वारा विकसित है। इसे 12 समुद्री मील के आसपास की अधिकतम गति के साथ उच्च गति संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह नाव अत्याधुनिक सौर विद्युत प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित है। एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 7 घंटे कार्य कर सकती है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला चन्ना पटना खिलौने किस राज्य से संबंधित है?
ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सामने आई एक खबर के मुताबिक चन्ना पटना खिलौने अब अफगानिस्तान में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं। चन्ना पटना खिलौने विशिष्ट लकड़ी के खिलौने और गुड़ियां हैं जो रामनगर जिले के एक कस्बे चन्ना पटना में तैयार किए जाते हैं। कर्नाटक के इस क्षेत्र को गोम्बेगाला उरू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है खिलौना शहर। इन खिलौनों की उत्पत्ति 18वीं सदी के मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान के युग से हुई है। दरअसल फारसी कारीगरों की विशेषता से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने उन्हें स्थानीय कारीगरों को खिलौना बनाने का कौशल प्रदान करने के लिए चन्ना पटना में आमंत्रित किया। टीपू सुल्तान की इस पहल ने चन्ना पटना खिलौना उद्योग की नींव रखी। इन खिलौनों को वर्ष 2005 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला स्पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है? ए इसरो, बी नासा, सी रॉसकॉस्मोस या डी जाक्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।